प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब संस्कृत में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में लिखेंगे और जानेंगे कि उनका क्या अर्थ होता है और किस प्रकार के उनके उदाहरण होते हैं और किस प्रकार से वो अर्थ में परिवर्तन करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमारा पहले टॉपिक था जिसका नाम था प्रत्यय ज्ञानम, इन दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। प्रत्यय धातु के बाद में लगता है और वह भी अर्थ में परिवर्तन करता है, तो उपसर्ग धातु के पहले लगता है और यह भी अर्थ में परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले हमने प्रत्यय की परिभाषा के बारे में जाना। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनके नाम लिखिए। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उसके बाद में पाठ्यक्रम पर आधारित कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना और उसके बाद में कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं उनके बारे में जाना था। तो सबसे पहले मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। कृत प्रत्यय में सबसे पहले हमने लिखा था इक्त्वा प्रत्यय। इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने व करके अर्थ में किया जाता है। इक्त्वा प्रत्यय का त्वा भाग शेष रहता है और जो शेष रहता है वह हमेशा धातु के साथ में जोड़ा जाता है। उसके बाद में पढ़ा था लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी करने व करके अर्थ में किया जाता है। लेप प्रत्यय का ये भाग शेष रहता है और लेप प्रत्यय में पहले उपसर्ग का पाया जाना अनिवार्य होता है। उसके बाद में तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम भाग शेष रहता है। उसके बाद में सत्री प्रत्यय, वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय का अत या अन भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय तीनों लिंगों में बनता है। उसके बाद में सानच प्रत्यय पढ़ा था। सानच प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन या मान भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद में था अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का अनीय भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद में था ताव्यत प्रत्यय। ताव्यत प्रत्यय का प्रयोग भी योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। ताव्यत प्रत्यय का तव्य भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। उसके बाद में 2 प्रत्यय थे जो तद्धित प्रत्यय के थे। उनमें पहला था तरप प्रत्यय। 2 में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी 2 में से एक की विशेषता को प्रकट करने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है और तरप प्रत्यय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में था तमक प्रत्यय। बहुत सौ में से एक की विशेषता को प्रकट करने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमक प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है और यह प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है। तमक प्रत्यय के योग में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं, अर्थात इसकी परिभाषा के ऊपर बल देते हैं कि वो शब्दांश जो शब्द या धातु के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वो शब्दांश जो शब्द या धातु के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं और वो शब्दांश जो शब्द या धातु के बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे
आ उपसर्ग है, हर्ती एक पद है। जब इन दोनों को मिलाया तो बन गया आहर्ती। अब यहाँ हर्ती पद का अर्थ होता है चुराता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ में आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो ये बनता है आहर्ती, जिसका अर्थ होता है भोजन करता हूँ या भोजन करता है। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। फिर उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, तो कहीं अर्थ विपर्य या विलोम हो जाता है और इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। यानी इसका प्रयोग करने से कई बार अर्थ अपोजिट भी हो जाता है और इसमें कई बार धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है और एक नया अर्थ प्रकट करता है। तो इस प्रकार के उसके अर्थ में एक सौंदर्य सा आ जाता है। संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 यानी 22 होती है। यानी संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। जो कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अति, अपि, सु, प्रति, परि, अभि, उप, उत। तो यानी ये 22 प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं उनके नाम। इसके आगे इनका क्या अर्थ होता है, जब ये धातु के साथ में जुड़ते हैं तो किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, हम सब इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपर लिखे हैं उपसर्ग, उसके बाद में अर्थ, के बाद में उदाहरण और फिर अर्थ। तो सबसे पहले प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है उत्तम या अधिक। जैसे भवती के पहले प्र उपसर्ग का प्रयोग करने से प्रभवती बना, जिसका अर्थ हो गया समर्थ होता है। उसके बाद में है परा, जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या तिरस्कार। भवती के पहले प्रा उपसर्ग का प्रयोग करने से ये बन गया प्राभवती, जिसका अर्थ हो गया तिरस्कार करता है या घृणा करता है। उसके बाद में है अप, जिसका अर्थ होता है विपरीत, दूर, अनुचित। तो हर्ती पद के पहले उप उपसर्ग का प्रयोग करने से उपहर्ती बना, जिसका अर्थ होता है अपहरण करता है। उसके बाद में सम, जिसका अर्थ होता है समीप या मिलकर। तो हर्ती पद के पहले सम उपसर्ग का प्रयोग करने से समहर्ती बना, जिसका अर्थ होता है सहार करता है। उसके बाद में अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे, सम्मान या अनुसार। तो चरती धातु पद के पहले अनु उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बन गया अनुचरती, जिसका अर्थ होता है पीछे चलता है। इसके बाद में औ, जिसके अर्थ होता है नीचे या न्यून। तो गस्ती के पहले औ उपसर्ग का प्रयोग करने से अवगस्ती, जिसका अर्थ होता है समझता है। उसके बाद में है निस, जिसका अर्थ होता है निषेध, बिना या रहित। तो पापय के पहले निस उपसर्ग का प्रयोग करने से निष्पापय, जिसका अर्थ हो गया पाप रहित। उसके बाद में निर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार या पूर्णता। तो गस्ती के पहले निर उपसर्ग का प्रयोग करने से निर्गस्ती, जिसका अर्थ हो गया निकलता है। उसके बाद में दुस, दुस का अर्थ होता है कठिन या बुरा। तो क्रय के पहले दुस उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बन गया दुष्क्रय, जिसका अर्थ होता है करने में कठिन। उसके बाद में है दुर, जिसका अर्थ भी बुरा
और कठिन होता है चरती पद के पहले या दुर उपसर्ग का प्रयोग करने से दुराचरती, जिसका अर्थ होता है दुराचार करता है, या दुर उपसर्ग के बाद आचरती का प्रयोग करने से दुराचरती, जिसका अर्थ होता है दुराचार करता है। विशिष्ट या अधिक मति के पहले या रमती के पहले वि उपसर्ग का प्रयोग करने से विरमती पद बना, जिसका अर्थ होता है रुकता है। उसके बाद में आंग, जिसका अर्थ होता है और, लेकिन, विपरीत। जब गस्ती के पहले आ उपसर्ग का प्रयोग किया तो आगस्ती पद बना, जिसका अर्थ होता है आता है। उसके बाद में नी का अर्थ होता है नीचे या समीप। तो नी उपसर्ग है, कट है, पद है, जब दोनों को मिलाया तो बन गया निकट, जिसका अर्थ होता है समीप। उसके बाद में अधि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या प्रधान। तो गस्ती के पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग करने से अधिगस्ती, जिसका अर्थ होता है अधिकार करता है। उसके बाद में अति, जिसका अर्थ होता है अधिक या अतिशय। तो वृष्टि है के पहले अति उपसर्ग का प्रयोग करने से अतिवृष्टि, जिसका अर्थ होता है अधिक वर्षा। उसके बाद में अपि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निकट या पर्सन। तो नाम के पहले अपि उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बन गया अपि नाम, जिसका अर्थ होता है क्या या पर्सन। उसके बाद में सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, सरल या श्रेष्ठ। तो जनय पद के पहले सु उपसर्ग का प्रयोग करने से सुजनय, जिसका अर्थ होता है सज्जन। उसके बाद में प्रति, हर एक, और आदि। जैसे अक्षम पद के पहले प्रति उपसर्ग का प्रयोग करने से प्रत्यक्षम पद बना, जिसका अर्थ हो गया सामने। उसके बाद में परि उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। भ्रमति के पहले परि उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बन गया परिभ्रमति, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमता है। यानी भ्रमति के पहले परि उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बना परिभ्रमति, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमता है। उसके बाद में अभी, जिसका अर्थ होता है आगे, ऊपर या और। तो भवती के पहले अभी उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बना अभिभवती, जिसका अर्थ होता है दबाता है। उसके बाद में उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है समीप या गौण। तो गस्ती के पहले उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बना उपगस्ती, जिसका अर्थ होता है समीप जाता है। उसके बाद में उत उपसर्ग का अर्थ होता है अतिशय या ऊपर। तो कृष्य पद के पहले उत उपसर्ग का प्रयोग करने से पद बना उत्कर्ष है, जिसका अर्थ होता है ऊपर उठना। तो इस प्रकार से ये संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जिनके अर्थ और पद के साथ में जुड़ने के बाद में जो पद बनता है उसका क्या अर्थ होता है, उसके बारे में हमने जाना। इन्हीं 22 प्रकार के उपसर्गों में से कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनमें स्वर और व्यंजन आने पर अन्य प्रकार से परिवर्तन होता है। आओ उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनमें से सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है समीप या मिलकर। तो सम उपसर्ग के बाद में यदि
कोई भी धातु का रूप यदि व्यंजन से प्रारंभ होता है तो सम उपसर्ग का मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सम उपसर्ग है और हर्ती धातु का रूप है तो है व्यंजन है, तो सम उपसर्ग का ये मैं अनुस्वार के रूप में बदल गया। और यदि सम उपसर्ग के बाद में यदि कोई धातु या पद स्वर से प्रारंभ होता है तो सम उपसर्ग के मैं का हलंत हट जाता है तथा स्वर में समा जाता है। जैसे सम प्लस आचार्य, तो मैं के बाद में सम उपसर्ग के बाद में आचार्य यानी आ स्वर है तो इसका हलंत हट जाएगा और मैं में आ समा जाएगा तो बन जाएगा समाचार्य। इसी प्रकार से है निस। यदि निस का अर्थ होता है निषेध, बिना या रहित, तो निस उपसर्ग के बाद में यदि कोई भी धातु या पद इसी स से प्रारंभ होता है तो इसी स का हलंत होने के कारण यह स आधा हो जाता है। और यदि इसके बाद में निस उपसर्ग के बाद में यदि च वर्ग यानी च, छ, ज, च, य से यदि कोई पद प्रारंभ होता है तो इस स के स्थान पर संकर वाला स हो जाता है। इन दोनों को छोड़कर यदि कोई भी वर्ण आए तो इस स के स्थान पर तीसरा स हो जाता है। इसी प्रकार से अगला है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग में जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छी प्रकार या पूर्णतया होता है, तो निरुपसर्ग के बाद यदि कोई धातु या पद व्यंजन से प्रारंभ होता है तो निरुपसर्ग का र धातु के ऊपर चला जाता है। जैसे निर प्लस गस्ती, तो गस्ती गय व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो निरुपसर्ग का र धातु यानी गय के ऊपर चला जाता है। और यदि निरुपसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो र का हलंत हट जाता है और स्वर में समा जाता है। जैसे निर प्लस आद्र बराबर निराद्र। इसी प्रकार से दुर, तो दुर उपसर्ग के बाद कोई भी यदि व्यंजन से पद प्रारंभ होता है तो ये र हलंत होने के कारण आधा हो जाता है और धातु के ऊपर चला जाता है। और यदि उसके बाद में यदि कोई स्वर से प्रारंभ होता है तो इसका हलंत हट जाता है और स्वर में समा जाता है। जैसे दुर प्लस गचते, तो गय व्यंजन है तो ये र गय के ऊपर चला जाएगा और पद बन जाएगा दुर्गस्ती। इसी प्रकार से दुर प्लस आद्र या दुर प्लस आचार्य बराबर दुराचार्य। इसी प्रकार से अन्य और भी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अधि। यदि अधि उपसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन आए तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे गस्ती के पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग किया है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, अधि गस्ती वैसा का वैसा लिखा गया। और यदि अधि उपसर्ग के बाद में यदि कोई पद स्वर से प्रारंभ होता है तो यण संधि का नियम लागू हो जाता है। जैसे अधि प्लस आपकह, तो आ स्वर है, अधि उपसर्ग है तो ये बन जाएगा अध्यापक है। इसी प्रकार से प्रति के बाद में कोई स्वर से यदि प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ भी यण संधि का नियम लागू हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है प्रति प्लस अक्षम, तो प्रत्यक्षम इसका पद बनाए
तो अ स्वर होने के कारण यहाँ भी यण संधि का नियम लागू हो गया। तो इस प्रकार से यह हमारे परते 22 प्रकार के होते हैं, जिनमें कई प्रकार के नियम लागू होते हैं, जिनको हमने समझा, जाना, और उसके बाद में यहीं पर हमारा उपसर्ग का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में अगला टॉपिक फिर आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।